चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्प्रिंग डिज़ाइन, जिसमें हेलिकल स्प्रिंग में कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि व्हाट आर बेरिंग्स, बेरिंग्स का पर्पस क्या है हमारे पास, देन बेरिंग्स को क्लासिफाई किस तरह करते हैं on the base of load, direction of load and on the base of the contact. Next we will discuss different types of bearing, especially हमारा जो आज का टॉपिक होगा that concerns with the rolling contact bearings. उसके बाद बेरिंग की जनरली बेरिंग की लाइफ क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टेड विद द बेरिंग्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेरिंग। अगर हम एक सिंपल में बात करूं कि लेट्स से मेरे पास एक शेफ्ट है और शेफ्ट जो है इसका वन एंड जो है वो सपोर्टेड है मोटर में, और जो सेकंड शेफ्ट इसके साथ मोटर जो है इसके साथ रिवॉल्व, सेकंड एंड जो है वो सपोर्ट हुआ हुआ है। लेट्स से यहाँ पे कोई पुली, यहाँ पे बेल्ट अरेंजमेंट है। अब अगर हम जैसे ही यहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट होगी मोटर की जो है यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन जो है इस उन्हीं रेवोल्यूशन के साथ शेफ्ट रोटेट करेगी, जो एक फोर्स एग्जर्ट होगी उस फोर्स की वजह से अगर हम यहाँ पे इन बिटवीन इनमें एक वेल्डिंग के थ्रू या एक परमानेंट जॉइंट बना देंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेरिंग्स हमारे पास क्या हैं। सेकेंडली जो डिफ्लेक्शन होगी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, लेट्स से दिस द सेंट्रल एक्सिस ऑफ शेफ्ट, देयर इज अ चांस ऑफ डिफ्लेक्शन अबाउट द central axis. That's why weld sports are not possible. Instead of the welding sport, what we have to do, we have to provide the rotating sport that rotate or move relative to the shaft or relative to the between the two component. So we can say bearings are the component or the machine element which support another machine element, जिसको हम जनरल भी कह सकते हैं। एंड इट परमिट्स, हमारे पास क्या कहते हैं, इसके दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट क्या, इट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसिस ऑफ मेंबर वाइल डेट कैरिंग द लोड, वो सर्फेसिस जिनके ऊपर लोड कैरी कर रही हैं। सो द बेरिंग हैव टू मेन पर्पस, वन इज द टू परमिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू मशीन एलिमेंट, एंड सेकेंड उनकी वो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस हैं जहाँ पे वो लोड कैरी कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ द बेरिंग। बहुत कॉमन एग्जांपल लाइक अब यहाँ पे भी मैं बताती हूँ कि वेल्डिंग सपोर्ट की जगह पे क्या करते हैं, रोटेटिंग या हमारे पास मूविंग सपोर्ट है। किस तरह, अगर हम बॉल बेरिंग की बात करें, दिस इज द यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परमानेंट जॉइंट ये बॉल्स हैं जो कि इस रेस स्पेस के अंदर, इस सरपाथ के अंदर मूव करते हैं रिलेटिव टू, और यहाँ पे इसके साथ जो है वो शेफ्ट जो इसको अटैच करते हैं। अच्छा, बेरिंग्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोड, वी हैव टू टाइप ऑफ बेरिंग्स। डायरेक्शन ऑफ लोड, it can be radial load bearing or it can be the axial, or simply we call the thrust load bearing. There are some type of bearing that carry both type of the load, radial as well as the axial, depending on the application and nature of the use of the bearing. So radial load bearing हमारे पास क्या होते हैं, let's say मैं कहती हूँ this is the shaft, ये सपोर्ट हुई हुई है, इन बिटवीन ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया। इफ द लोड एक्टिंग इज परपेंडिकुलर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द शेफ्ट, सो इफ द लोड carries by the shaft is perpendicular to the axis of shaft, then such type of bearing is known as the radial load bearing. Second are the axial, in which the load is parallel to the axis of shaft, तो हमारे पास क्या जाते हैं axial और thrust bearing आ जाते हैं। There are some जो कि perpendicular load भी carry करते हैं and some portion is on the axial, it means हमारे पास
कंपोनेंट होता है जिसका इफेक्ट जो है वो रेडियल और एक्सियल को इनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट होगा उसके इक्वल होगा. सो सच टाइप ऑफ बेरिंग आर नोन एज द कॉम्बाइंड लोड बेरिंग. सो सेकेंड हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट के बेस के ऊपर. वी हैव टू टाइप ऑफ बेरिंग. इट कैन बी द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग और इट कैन बी द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. सो ये देखें, ये हमारे पास था classification on the direction of load. Here in this case the load is perpendicular to the axis of shaft. यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लोड डायरेक्शन आ जाती है. While in thrust में हमारे पास क्या दिस लोड, यहाँ पे ये बेरिंग है, ये शेफ्ट है वो सपोर्ट हुई है बिटवीन द बेरिंग. तो यहाँ पे जो लोड की डायरेक्शन है वो हमारे पास, अगर हम इस बेरिंग के ऊपर भी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो समहाउ लाइक दिस हो गया हमारे पास. और इन केस ऑफ ए कंबाइंड लोडिंग, सम लोड जो है, सम अमाउंट ऑफ लोड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सम इज अलोंग द परपेंडिकुलर. ये हमारे पास इसका कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा. अब ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, अगर हम उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो इट विल इंडिविजुअली गिव, हमारे पास एक कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा और सेकेंड कंपोनेंट के डायरेक्शन हमारे पास ये आ जाएगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट वी हैव टू टाइप. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की बात करते हैं. अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें दिस इज द आउटर, जिसको हम कह सकते हैं हमारे पास आउटर केसिंग आ जाती है, या फिर इसको हाउसिंग भी कह सकते हैं. दिस इज द इनर केसिंग, जहाँ पे शेफ्ट या फिर जर्नल जो उसको हमने अटैच किए. इन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट देयर इज सम क्लियरेंस. अब जब हम कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्लाइडिंग टेक प्लेस बिटवीन द फिक्स्ड माउंटिंग एलिमेंट. जो ये हमारे पास क्या है, ये हाउसिंग जो है दिस इज द फिक्स्ड. सो द स्लाइडिंग टेक प्लेस बिटवीन द फिक्स्ड एलिमेंट एंड द रोटेटिंग. ये जो हमारे पास शेफ्ट है, इन दोनों में जो टाइप ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या, डेट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. अब अगर हम यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इनको जर्नल या फिर प्लेन बेरिंग भी कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी. अब इन बिटवीन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो हाउसिंग है और शेफ्ट है, यहाँ पे कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है. क्लियरेंस प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, यहाँ पर प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑयल जो है ये प्रॉपर टू ओवरकम द फ्रिक्शन, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है वो कंप्लीट सरफेस कॉन्टैक्ट एंड ड्यू टू स्लाइडिंग देयर आर मोर चांसेस ऑफ द फ्रिक्शन. सो टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन वी हैव टू गिव सम क्लियरेंस, और सिंपली वी कैन से यहाँ पे मेरी प्रॉपर लुब्रिकेशन जो वो रिक्वायर्ड होती है. अगर हम इस डायग्राम को विजुलाइज करें तो ये अपर माउंटिंग जो आ जाती है, हाउसिंग जो है ये फिक्स्ड है, ये तो हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रोटेटिंग. इन बिटवीन दीज टू सर्फेसिस द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. सेकेंड टाइप ऑफ बेरिंग इज द बेस्ड ऑन द रोलिंग कॉन्टैक्ट. अब इस केस में हमारे पास जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट है. सो पॉइंट कॉन्टैक्ट की बेस पे हमारे पास जो हम बेरिंग्स को क्लासीफाई करते हैं वो बॉल बेरिंग्स भी हो सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट है वो बॉल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, और उसके लिए हम रोलर्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो द टर्म रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स भी कहते हैं. एंटी फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ पॉइंट कॉन्टैक्ट. जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो बहुत मिनिमम होती है, डेट्स वाई आल्सो कॉल्ड द एंटी फ्रिक्शन बेरिंग. एंड द रोलिंग बेरिंग्स आर ऑल यूज टू डिस्क्राइब द क्लास ऑफ बेरिंग इन विच द मेन लोड इज ट्रांसफर थ्रू एलिमेंट्स इन रोलिंग कॉन्टैक्ट रेदर देन इन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. सो हमारे पास क्या है, बॉल्स होते हैं. लेट्स से दिस इज द आउटर फेस, आउटर सरफेस, दिस इज द इनर सरफेस. इनर्स जो हमारे पास, ये आपको होल नज़र आ रहे हैं, जो इनर सरफेस होगी या इनर रिंग होगा, इस आउटर रिंग हमारे पास फिक्स होगा. इनर रिंग क्या है, वो रोटेट करेगा विद द शेफ्ट, रोटेट विद शेफ्ट, और इन बिटवीन फिक्स्ड एंड द रोटेटिंग रिंग यहाँ पे क्या होंगे, बॉल्स होंगे. अब ये बॉल और ये जो हमारे पास रोटेटिंग रिंग है, इनमें जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट है डेट इज द पॉइंट कॉन्टैक्ट, और इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है. सो इन अ रोलिंग बेरिंग द स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज अबाउट ट्वाइस द रनिंग फ्रिक्शन. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ये बेरिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस मोशन में आता है तो इसकी जो फ्रिक्शन होती है वो कहते हैं इन कंपैरिजन विद द स्टार्टिंग फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव बेरिंग वो निग्लिजिबल होती है. एडवांस हमारे पास क्या होता है, लोड, स्पीड एंड द ऑपरेटिंग विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट
do affect the frictional characteristics of the rolling bearing. It is probably a mistake to describe a rolling bearing as an anti-friction, but term generally used throughout the industry. अच्छा, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं. डिज़ाइन पैरामीटर्स की हम बात करें कि जब हम बेरिंग को डिसाइड करते हैं तो किस बेस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फटीग लोडिंग है, फ्रिक्शन है, हीट होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, मशीनिंग टॉलरेंस है, कॉस्ट है, वो सब पैरामीटर्स को जो है वो कंसिडर करते हैं. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या होते हैं. अब डिज़ाइन पैरामीटर के केस में हमारे पास देखें, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है डेट इज़ द टॉलरेंसेस. अब टॉलरेंस जो है, एक हमारे पास देखें आउटर रिंग जो है वो फिक्स्ड है और इनर रिंग हमने क्या बात किया कि वो रोटेटिंग है. किसके साथ रोटेट करेगा, कितनी स्पीड के साथ, विद द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ द शेफ्ट. सो हमारे पास इस आउटर रिंग और इनर रिंग का MMC LMC उसको हम डिसाइड करते हैं, उसकी टॉलरेंसेस को डिफाइन करते हैं. देन लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि बॉल का मटेरियल क्या होना चाहिए, रेस बेस का मटेरियल क्या होना चाहिए. देन उसके बाद उसकी कोरोजन की आते हैं कि हमें यहाँ पे इस कोरोजन को अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें, कौन से लुब्रिकेंट्स को यूटिलाइज करना है, फ्रिक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही है और उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम लुब्रिकेशन ऑयल यूज़ करें. देन हमारे पास साइक्लिक लोडिंग अगर आती है, क्योंकि बेरिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस शेफ्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है, तो बेरिंग जो है इस इनर पार्ट जो है वो भी कॉन्टीन्यूसली रोटेशन में है, तो उसकी वजह से उसके अंदर ड्यू टू द साइक्लिक लोडिंग कितना इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर होता है. तो उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं. अच्छा, उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, हमारे पास क्या है, अभी हमने बात की कि स्टार्टिंग मोमेंट कम होता है, फ्रिक्शन कम होती है, एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, विड्थ जो है वो कम होती है. विड्थ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रिंग. लो कंजम्पशन ऑफ लुब्रिकेंट. लो कंजम्पशन ऑफ लुब्रिकेंट क्यों है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट है. लॉन्ग री लुब्रिकेशन इंटरवल्स, इजी टू माउंट एंड डिसमाउंट स्टैंडर्डाइज डायमेंशन. अच्छा, अब बॉल बेरिंग्स जो हैं बेसिकली ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स के ऊपर. इस वजह से अगर हमारे पास यहाँ पे इसका लेट से हमने एक डिज़ाइन किया है, अगर लास्ट टाइम हमने जो डिज़ाइन के पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, लेट से वी हैव डिज़ाइन इन पाकिस्तान, और वही कंपोनेंट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसमें कोई फॉल्ट आता है तो वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर या उसको रिपेयर करने के लिए वो हम कंपोनेंट पाकिस्तान से हमें बेरिंग जो है वो मंगवाना नहीं पड़ता. जो बॉल बेरिंग्स हैं वो स्टैंडर्डाइज डायमेंशन के ऊपर जो ABMA अमेरिकन बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उसके ऊपर मैन्युफैक्चर होते हैं. इसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस सिंपल होती है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है. स्ट्रक्चर सिंपल क्या, बिकॉज हमारे पास एक आउटर रिंग है, इनर रिंग है और इन बिटवीन बॉल्स हैं. स्ट्रक्चर सिंपल है. स्ट्रक्चर सिंपल होने की वजह से मेंटेनेंस ईजी है. मेंटेनेंस के अलावा क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स के ऊपर बने हुए हैं तो इनकी इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है. सेकेंडली, बॉल बेरिंग्स जो हैं इट हैज़ अ कैपेसिटी टू कैरी बोथ टाइप ऑफ लोड. इट कैन कैरी द प्योर रेडियल लोड, प्योर थ्रस्ट लोड और द कम्बिनेशन ऑफ द टू काइंड्स ऑफ लोड. अब हमें बस नोमेनक्लेचर की बात करें, दिस इज़ द आउटर रिंग, दिस इज़ द इनर रिंग. जो इनर रिंग का डायमीटर है दिस इज़ नोन एज द बोर, और जो आउटर रिंग है दिस इज़ द आउटसाइड डायमीटर. अच्छा, इन बिटवीन हमारे पास ये जो इसकी लेंथ है आउटर रिंग की या विड्थ जो है दिस इज़ द, ये डिफाइन करती है विड्थ ऑफ द बेरिंग. इन बिटवीन इनर रिंग एंड द आउटर रिंग क्या है, हमारे पास बॉल्स हैं. बॉल्स को सेपरेट करने के लिए रिटेनर्स यहाँ पे सेपरेटर्स लगाए जाते हैं. अगर हम यहाँ पे ये रिटेनर्स या सेपरेटर्स नहीं लगाएंगे तो बॉल्स एक दूसरे के साथ ड्यू टू द इनर्शिया मोमेंट की वजह से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते जाएंगे. सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट. अच्छा, अब ये जो हमारे पास दिस इज़ द शोल्डर, ये जो कंपोनेंट आपको इनर और आउटर रिंग का हमारे पास पोर्शन है जो कि बॉल्स को जहाँ पे कैरी कर रहे हैं वो कंपोनेंट हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज़ द शोल्डर. अच्छा, अब बॉल बेरिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, फिलिंग नोच है, एंगुलर कॉन्टैक्ट, शील्डेड, सील्ड. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है डेट इज़ द डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. अच्छा, अब डीप ग्रूव बॉल बेरिंग में देखें, दिस इज़, ये हमारे पास क्या आ जाती है आउटर रेस पे, दिस इज़ द इनर रेस पे, दिस इज़ द रिटेनर और ये हमारे पास कंपोनेंट क्या आ जाता है, दिस इज़ द शोल्डर जो कि बॉल को
कैरी कर रहे हैं। सो हमारे पास जो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग होते हैं, कह सकते हैं कि जो रेसवे ग्रूव्स हैं ऑन बोथ इनर एंड द आउटर रिंग, उनमें क्या है, एक सर्कुलर आर्क्स बनी हुई है। ये सर्कुलर आर्क्स है ऑफ द स्लाइटली लार्जर रेडियस देन दैट ऑफ द बॉल, और वो क्या कर रही है, उस बॉल को कैरी कर रही है। दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द बॉल बेरिंग। लो टॉर्क रिक्वायर्ड होते हैं, हाई स्पीड के लिए इसको मोस्टली यूज करते हैं जहाँ पे पावर लॉसेस जो है वो कम होते हैं। इसी डीप ग्रूव के अंदर हम उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं शील्डेड और सील्ड के अंदर। शील्डेड और सील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, इसके साथ रबर के या फिर स्टील को जो है सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। वन साइड पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं और दोनों साइड के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, और इसको हम किसके साथ लुब्रिकेट कर देते हैं, विद द ग्रीस। प्री लुब्रिकेट हुआ होता है विद द ग्रीस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो लोड, हम इसके अंदर लोड कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बॉल। तो शील्डेड और सील्ड के अंदर हमने जस्ट वहाँ पे डीप ग्रूव के अंदर क्या किया है, वहाँ पे लुब्रिकेशन या फिर रबर और स्टील की जो है वो सीलिंग प्रोवाइड करती है। सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है, डेट इज द फिलिंग नोच बॉल बेरिंग। अब फिलिंग नोच के अंदर क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे शोल्डर के ऊपर एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड किया है। अब जब भी नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा होंगे, इट मीन्स उसकी लोड की कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बॉल। तो फिलिंग नोच का पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉल एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड बेरिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नोच प्रोवाइड करते हैं शोल्डर रेस के ऊपर। हमने यहाँ पे ये नोच प्रोवाइड किए शोल्डर रेस के ऊपर। ये क्या करती है, दिस मेक्स द चांसेस टू इंसर्ट मोर बॉल बिटवीन द टू ग्रूव। सो सच टाइप हमारे इसके कहलाती है फिलिंग नोच आ जाती है। थर्ड टाइप जो आती है, डेट इज द एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब इंस्टेड यहाँ पे हम बॉल का क्या कहते हैं, इंस्टेड स्ट्रेट ओरिएंटेशन उसको एंगल पे प्लेस करते हैं। वो एंगल क्या हो सकते हैं, 15 डिग्री हो सकते हैं, 25 डिग्री एंगल हो सकते हैं, 30 डिग्री हो सकते हैं, 40 डिग्री। इन बिटवीन यहाँ पे किसी एक एंगल के ऊपर बॉल्स को जो है वो प्लेस करते हैं। अब बॉल्स को एंगल पे प्लेस करने का पर्पस क्या है, सो डैट इट कैरीज बोथ रेडियल एज वेल एज द एक्सियल लोड। सो सेकेंडली जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डीप ग्रूव एंड द फिलिंग नोच। सो हम इनको यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है और कॉन्टैक्ट को हमने स्मॉलर कॉन्टैक्ट एंगल्स रिक्वायर्ड होता है, तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, देखें डबल रो आ जाते हैं। हम नंबर ऑफ बॉल्स की, लाइक लेट्स से दिस इज द आउटर, दिस इज द इनर। अब आउटर यहाँ पे हम बॉल्स की इंस्टेड ऑफ सिंगल रो 2 रोज यूज करते हैं। नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज, नंबर ऑफ बॉल्स को इंक्रीज करने का पर्पस क्या है, अभी मैंने बताया है कि हमारे पास टू इंक्रीज द लोड कैपेसिटी। इसी तरह हमारे पास सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग आ जाते हैं और एक्सटर्नल सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग आ जाते हैं। अब सेल्फ अलाइनमेंट बेसिकली क्या है, जब बॉल जो है रेस बेस में माउंट करते हैं तो ड्यूरिंग द माउंटेड देयर आर चांसेस ऑफ द एरर, मिस अलाइनमेंट के चांसेस होते हैं। उस मिस अलाइनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सेल्फ अलाइनिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। वो मैकेनिज्म एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यहाँ पे विद इन द बॉल हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं, ग्रूव को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो खुद को ऑटोमेटिकली उस एंगल के ऊपर ओरिएंट कर ले। सो हमारे पास आउटर रिंग जो होता है वो डिज़ाइन किस तरह कहते हैं कि बोर्ड जो है, अब आप यहाँ पे ये जो हमारे पास बोर्ड है उसको टेपर्ड कर दिया जाता है जो कि अलाउ करता है सेल्फ अलाइनिंग को। इसी तरह डबल रो मैंने बता दिया कि हाई रेडियल लोड को कैरी करेगा, लेकिन अब यहाँ पे डबल रो के अंदर देखें मिस अलाइनमेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर ऑफ बॉल्स रोज जो हैं वो 2 नंबर ऑफ रोज हैं, उसकी वजह से मिस अलाइनमेंट जो है वो हाई हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द बॉल बेरिंग। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग के अंदर अब हमारे पास जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट है डेट इज विद द हेल्प ऑफ रोलर, लाइक दिस। टाइप जो आ जाती है इसमें स्ट्रेट रोलर हो सकते हैं, स्फेरिकल रोलर्स हो सकते हैं, टेपर्ड रोलर हो सकते हैं, नीडल टाइप हो सकते हैं, स्टीप एंगल टेपर्ड रोलर हो सकते हैं और टेपर्ड रोलर हो सकते हैं। अब बेसिकली बॉल बेरिंग के अंदर जो कॉन्टैक्ट था डेट इज द पॉइंट कॉन्टैक्ट। रोलर के अंदर रोलर बेरिंग्स में डेट इज द लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोलर एंड द रेसेस। सो हमारे पास डेट इज द लाइन कॉन्टैक्ट between rollers and
races. It means there is a larger contact area. Larger contact area की वजह से friction losses are high as compared to the बॉल बेरिंग. इसमें हमारे पास स्ट्रेट रोलर्स भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल रोलर्स भी हो सकते हैं, सिंपल जो सूटेबल होते हैं हाई स्पीड के लिए. अच्छा, एक जो आता है हमारे पास इसके अंदर नीडल रोलर्स आते हैं. नीडल रोलर्स बेसिकली क्या है, इनको हम सिलेंडर रोलर्स भी कहते हैं. सिलेंडर रोलर्स. अब ये क्या है, सिलेंडर रोलर्स क्या है, बेसिकली इन सिलेंडर रोलर्स जो लेंथ होती है वो 3 to 10 टाइम्स होती है ऑफ द डायमीटर. मीन लेंथ टू डाया जो रेशियो है वो हमारे पास 3 to 10 टाइम्स होगी उसकी लेंथ ऑफ द डायमीटर. लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो बेरिंग का आउटसाइड डायमीटर होता है और जो इंस्क्राइब्ड सर्कल का डायमीटर है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ जो इनर डायमीटर है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू द आउटसाइड डायमीटर. इसकी वजह से हमारे पास क्योंकि लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेडियल कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है. सेकेंडली विड्थ कम हो जाती है. विड्थ कम होने की वजह से स्पेस सेविंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है. सो दीज टाइप ऑफ रोलर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेरिंग्स आ जाते हैं नीडल रोलर बेरिंग. इसी तरह टेपर्ड होते हैं. टेपर्ड में क्या होता है, जो हमारे पास शेप है इनर और आउटर रिंग की वो बेसिकली हमारे पास किस में आ जाते हैं, इट्स समहाउ लाइक द conical shape. So based on the application and according to the requirement we have to select the different type of the roller bearings or the ball bearing. अब हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि straight roller bearings will carry a greater radial load than the ball bearings of the same size because of the greater contact area. However, they have the disadvantage of requiring almost perfect geometry of the race face and the rollers. A slight misalignment will cause the rollers to skew and get out of the line. For this reason, the retainer must be heavy. Straight roller bearings will not, of course, take the thrust load. अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास अभी हमने डिफरेंट टाइप की बेरिंग्स की बात की. सो द क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ बेरिंग. लेट्स से अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास रिक्वायरमेंट है, द लोड कैरी शुड बी द रेडियल लोड, स्पीड हाई होनी चाहिए, एक्यूरेसी आ जाती है, नॉइज आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है, मिस अलाइनमेंट आ जाती है, सेल्फ अलाइनमेंट कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, रिंग की जो सेपरेट हैं या रिटेनर्स वहाँ पे लगे हुए या नहीं लगे हुए, बेरिंग जो है वो फिक्स्ड एंड है, फ्री एंड ऑफ बेरिंग की कैपेसिटी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका जो बोर है वो टेपर्ड है या फिर स्ट्रेट है. तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आ जाते हैं. अब इन फीचर्स के बेस पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट थी बेरिंग जो है, मेरी रिजिडिटी जो है वो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. अब मैंने रिजिडिटी को अपनी कंसीडर करते हुए यहाँ पे बेरिंग देखे तो हमने देखा जो डबल एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है डेट आर मोर रिजिड एज कम्पेयर टू डीप ग्रूव और द फिलिंग नोच. सो आई विल सेलेक्ट देम. सो ये हमारे पास बेसिकली फीचर्स है. इन फीचर्स में से जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम बेरिंग की टाइप जो वो सिलेक्ट करेंगे. इसी तरह हमारे पास अगर हम रोलर बेरिंग्स की बात करें, सो इफ़ द रिजिडिटी इज़ माई रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डबल रो जो बेरिंग्स है उनकी रिजिडिटी सबसे ज़्यादा है, रिमेनिंग जो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है उनकी रिजिडिटी कम है. सो इसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू सिलेक्ट द डबल रोलर और द सिलेंड्रिकल रोलर. अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर आ जाते हैं हमारे पास, डेट इज़ द बेरिंग लाइफ. हम बेरिंग लाइफ को किस तरह डिफाइन करते हैं. अच्छा, वो कहते हैं कि हम बेरिंग लाइफ को फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो क्या है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द इनर रिंग. आउटर रिंग क्योंकि स्टेशनरी है तो डेफिनेटली हम इनर रिंग की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर फटीग आएगी या जो सबसे पहला क्रैक अपीयर होगा वो कहाँ पे होगा, इनर रिंग के ऊपर अपीयर होगा. अंटिल द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ फटीग अकर, or simply we call number of hours of the use at a standard angular speed until the first tangible evidence of fatigue है. अब जो बेरिंग लाइफ है वो हम जब फाइंड आउट करते हैं, दिस इज़ फॉर द सिंगल बेरिंग. तो हर एक सिंगल बेरिंग के लिए लाइफ को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है. अब वो बेरिंग लाइफ को डिफाइन किस तरह करता है, क्योंकि आउटर रिंग स्टेशनरी है, रोटेट कर रहा है, इनर रिंग किस स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं विद द सेम आरपीएम एज ऑफ द शेफ. सो यहाँ पे क्रैक जो होगा सबसे पहले कहाँ पे अपेयर होगा, इस रिंग के ऊपर अपेयर होगा. सो हमें इस रिंग की लाइफ एक सिंगल बेरिंग के लिए कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है. सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन बेरिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन
जो फेलियर क्राइटेरिया डिफाइन करता है टिमकन कंपनी में, जो डिफाइन हुआ कहता है द फटीग क्राइटेरिया यूज्ड बाय द टिमकन कंपनी इज द स्पेलिंग और पिटिंग एंड ऑफ एरिया 0.01 इंचेस स्क्वायर। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फेलियर है। ये आउटर बेरिंग की जो सरफेस है उसका फेलियर है, ये हमारे पास यहाँ पे वॉल यहाँ पे अटैच है उस सरफेस का फेलियर है, ये वॉल्स के अंदर क्रैक आए हुए और ये हमारे पास रोलर्स के अंदर क्रैक आया हुआ है। तो जब हमारे पास इसमें 0.01 इंचेस स्क्वायर का एरिया जो है उसके अंदर फिटिंग होगी या वो वहाँ पे उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू होंगे, तो इट मीन्स हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वो बेरिंग जो है वो फेल हो गया। दिस क्राइटेरिया इज फॉर अ सिंगल बेरिंग। सिंगल बेरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया जो है वो ये स्टार्ट किया है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ बेरिंग्स की, यहाँ पे जब हम बात करें डिफरेंट नंबर ऑफ बेरिंग्स हैं तो उसके लिए जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज द रेटिंग लाइफ। अब रेटिंग लाइफ क्या कहती है हमारे पास, दिस इज फॉर द ग्रुप ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ बेरिंग। अब हम डिफरेंट बात नहीं करें, दिस इज फॉर द आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ बेरिंग। अब वो क्या कहते हैं, लेट्स से अगर हमारे पास 10 बेरिंग्स हैं और वो 10 के 10 बेरिंग्स को हमने अंडर टेस्ट है, सो 10 बेरिंग्स में से जब वो मिनिमम लाइफ आ जाएगी या मिनिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगी जो 10 के 10 बेरिंग्स ने अचीव की हैं बिफोर द फेलियर, तो वो लाइफ हमारे पास क्या होती है, दैट इज द रेटिंग लाइफ। सो द रेटिंग लाइफ हमारे पास क्या, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है और द आवर्स है at a constant speed that 90% of a group of bearing will achieve or exceed before the failure criteria develop. It means 10 में से 9, let's say हमने 10 bearings थे, 10 के 10 टेस्ट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 100 रेवोल्यूशन तक 9 बेरिंग जो है वो फेल नहीं हुए, लेकिन 100 से एक्सीड किया है तो हमारे पास ये 9 के 9 बेरिंग जो है वो फेल हो गए। तो इट मीन्स हमने 100 रेवोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रेटिंग लाइफ आ जाएगी। सो द रेटिंग लाइफ इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और द आवर्स एट कांस्टेंट स्पीड दैट द 90% ऑफ अ ग्रुप ऑफ बेरिंग विल अचीव और एक्सीड बिफोर द फेलियर क्राइटेरिया डेवलप। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, दिस इज द मिनिमम लाइफ, और इसको हम L10 के साथ या फिर B10 के साथ डिनोट करते हैं रेटिंग लाइफ को। रेटिंग लाइफ इज द 10th परसेंटाइल लोकेशन ऑफ द बेरिंग ग्रुप्स रेवोल्यूशन। इट मीन्स हमारे पास 90% 10th, बाकी 10% के चांसेस है कि वो फेल होंगे, 90% जो है वो मिनिमम लाइफ को अचीव कर लेंगे। जो एवरेज लाइफ होती है यहाँ पे, जो एक्चुअल लाइफ होती है बेरिंग की, वो रेटिंग लाइफ से हमेशा ज़्यादा होगी। अच्छा, अब बेरिंग रेटिंग लाइफ जो हमने डिफाइन कर दी है, दिस इज फॉर द आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ द बेरिंग्स। द नेक्स्ट वन इज द मीडियन लाइफ। अब मीडियन लाइफ हमारे पास क्या है, लेट्स से वी हैव अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ बेरिंग्स। तो जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ बेरिंग्स आ जाते हैं हमारे पास, तो हम उसमें से कहते हैं कि उसमें से 50% जो ग्रुप ऑफ बेरिंग है, लेट्स से मेरे पास मैंने 5 ग्रुप ऑफ बेरिंग्स सेलेक्ट किए, 1 2 3 4 5। तो इस 5 ग्रुप ऑफ बेरिंग्स में से जो 50% जो है मेरे पास ग्रुप ऑफ बेरिंग जो है वो जो लाइफ अचीव करते हैं, दिस इज नोन एज द मीडियन लाइफ। बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आप लेट्स से एक एनटीएस का टेस्ट देते हो। अब एनटीएस के टेस्ट में आपके पास 2 स्कोर्स आते हैं। एक स्कोर होता है हमारे पास आपके मार्क्स होते हैं और एक हमारे पास होता है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल क्या है कि लेट्स से 1000 लोगों ने एनटीएस का टेस्ट दिया, उस 1000 में से 50 स्टूडेंट्स के आपके मार्क्स थे लेट्स से 20। अब 50 स्टूडेंट के 50 परसेंटाइल के जो मार्क्स आए हैं वो 20 है। तो इट मीन्स आप किस रेंज में लाइक कर रहे हो, 50 परसेंटाइल में लाइक कर रहे हो। एक और मार्क्स की बात करते हैं, 90 मार्क्स आए 100 में से, 1000 ने टेस्ट दिया, ओनली 10 परसेंटाइल ने जो मार्क्स अचीव किए हैं वो 90 हैं। तो आप किस रेंज में आ गए हो, 10th परसेंटाइल की रेंज में आ गए हो। अब वो जो 10th परसेंटाइल, ये देखो अब मिनिमम कितने लोगों ने, मिनिमम मार्क्स कितने थे, लेट्स से 20। तो अब ये जो 20 जो मिनिमम कितने लोगों ने अचीव किए, 50 लोगों ने अचीव किए। सो दिस इज द रेटिंग लाइफ। ये इसी तरह अगर मैं ग्रुप ऑफ पीपल की बात करूं डिफरेंट हमारे पास, तो अब ये सारे ग्रुप में से जो हमारे पास हम बात करेंगे उसकी जो एवरेज लाइफ होगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, दिस विल बी द मीडियन लाइफ। तो इस केस में हमारे पास मेनी ग्रुप ऑफ बेरिंग्स आ जाते हैं आर टेस्टेड, द मीडियम लाइफ इज बिटवीन 4 to 5 टाइम्स ऑफ द रेटिंग लाइफ। बेरिंग लोड लाइफ एट रेटेड रिलायबिलिटी कहता है कि जब आइडेंटिकल ग्रुप्स को टेस्ट करते हैं फॉर द लाइफ फेलियर क्राइटेरिया, हमारे पास
along the y-axis जो है this is the load applied and along the x-axis जो है हम लाइव का log लेते हैं. log पेपर के ऊपर जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से जो रिलायबिलिटी आती है वो 90% आती है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फेलियर के चांसेस क्या हैं. चांसेस ऑफ फेलियर कितने हैं? ओनली 10% अकॉर्डिंग टू द रेटेड लाइफ और अकॉर्डिंग टू द हमारे पास C10 लाइफ जो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलायबिलिटी कितनी आती है? 90% और देयर आर चांसेस ऑफ द फेलियर ओनली द 10%. किस लाइफ के ऊपर? L10 के ऊपर या फिर रेटेड लाइफ के ऊपर. रेटेड लाइफ के ऊपर जो रिलायबिलिटी है डेट इज 90% एंड द चांसेस ऑफ फेलियर इज ओनली द 10%. अच्छा, अब हम इसको रिग्रेशन इक्वेशन बनती है इसी ग्राफ को यूज करते हुए. वो रिग्रेशन इक्वेशन क्या डिटरमाइन करती है? दैट इज द लोड मल्टीप्लाई बाय द लाइफ पावर 1 टू रेज पर कांस्टेंट 1/a इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है. तो ये हमारे पास a की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है बॉल बेरिंग के लिए, और रोलर बेरिंग के लिए या फिर सिलेंड्रिकल एंड टेपर्ड बेरिंग के लिए हम 10/3 लेते हैं. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बेरिंग लोड लाइफ यहाँ क्या है हमारे पास आ गई. इट इज द 90% of the all bearing in a specific group achieve or exceed in a calculation time without the failure. Simply दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास बेरिंग लोड लाइफ हमने क्या डिस्क्राइब कर दी कि 90% ऑफ ऑल द बेरिंग्स इन ए स्पेसिफिक ग्रुप. एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जो 90% बेरिंग है वो या तो अचीव करेंगे या एक्सीड करेंगे इन अ टाइम विदाउट फेलियर. कितने टाइम के अंदर, कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर? डेट इज 10⁻6 रेवोल्यूशंस के ऊपर. सो बेसिकली L10 या फिर रेटेड लाइफ हम कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए डिफाइन करते हैं? डेट इज फॉर 10⁻6 रेवोल्यूशंस. नेक्स्ट जो आता है हमारे पास डेट इज द कैटलॉग लोड रेटिंग. कैटलॉग लोड रेटिंग को बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग भी कहते हैं, बेसिक लोड रेटिंग भी कहते हैं. सो जो कैटलॉग लोड रेटिंग हमारे पास क्या है? बेसिकली इट इज़ द कांस्टेंट लोड जो होता है जब हम अप्लाई करते हैं बेरिंग के ऊपर. आउटर रिंग स्टेशनरी होता है, इनर रिंग जो है वो जो फटीग या जो वो लिमिट उसकी इंड्योरेंस लिमिट होती है रेटिंग लाइफ के ऊपर, और वो रेटिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 10⁻6 और द 1 मिलियन रेवोल्यूशन. तो उस लोड के ऊपर जो उसकी इस लाइफ के ऊपर जो उसका लोड होगा डेट इज द कैटलॉग लोड रेटिंग, बेसिक लोड रेटिंग और द बेसिक dynamic load rating. So कहते हैं defined as the radial load that causes 10% of the bearing group of bearing to fail at the bearing manufacturer's rating life. It means L10 के ऊपर जो load required होगा F, that is the catalog load rating. So ये मेरे पास क्या आ गई? ideal conditions आ गई और ये मेरे पास उसके correspondingly ideal load आ गया कि इस लाइफ के ऊपर जो load required था this is the catalog load rating और the basic dynamic load rating. लेट्स से वो कहता है कि हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास डिज़ायर्ड लाइफ है, डिज़ायर्ड लाइफ मुझे रिक्वायर्ड है डेट इज LD. डिज़ायर्ड स्पीड मुझे जो रिक्वायर्ड है डेट इज ND रेवोल्यूशंस पर मिनट. और इस लाइफ और स्पीड के ऊपर जो डिज़ायर्ड लोड मुझे रिक्वायर्ड है, ये मेरी डिज़ाइन कैलकुलेशंस है, वो FD मुझे रिक्वायर्ड है. तो हम एक इक्वेशन बिल्ट इन करते हैं. लेट्स से FD, अभी हमने इक्वेशन देखी थी F1 L1 1/a कांस्टेंट. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ FD LD 1/a इज इक्वल टू FR. FR बेसिकली क्या है? जो कि हमने रेटेड लाइफ के ऊपर जो लोड है कैटलॉग लोड रेटिंग, ये हमारे पास कहाँ से आएगी? मैनुअल से. इसके कोरस्पॉन्डिंगली रेटेड लाइफ ये कहाँ से आएगी? कैटलॉग से, पावर 1/a. सो वो कहता है यूनिट सब्सक्रिप्ट R एंड D जो है वो रेटेड के लिए और डिजायर्ड के लिए. फर्दर जब हम इसको लाइफ को आवर्स में चेंज करते हैं तो मेरे पास लाइफ 60 नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेवोल्यूशंस पर मिनट. इसके अकॉर्डिंगली फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. इस फार्मूला को हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ से मेरे पास रेटेड लोड FR किसकी को आ जाता है? यहाँ पे रेटिंग C10 के साथ हम FR को इसको रिप्रेजेंट करते हैं. डेट इज इक्वल टू FD मल्टीप्लाई बाय लैम्डा D ND 60 डिवाइडेड बाय lambda R NR 60 power 1/a. So this is the
कैटलॉग लोड रेटिंग और द बेसिक लोड रेटिंग और द डायनेमिक लोड रेटिंग, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? दिस वैल्यू वी कैन फाइंड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग। यहाँ से हम जब एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ रेवोल्यूशन। कितनी लाइफ के ऊपर है ये लोड, कितनी लाइफ के ऊपर है? इट इज इसके कोरस्पॉन्डिंगली एल आर में बस कितना आ जाएगा? 10⁻⁶ रेवोल्यूशंस। सो वो कहते हैं एफ आर इज सिंपली एन ऑल्टरनेट नोटेशन फॉर द कैटलॉग लोड रेटिंग C10 के लिए हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखा है, तो यहाँ से हम एक कन्वीनियंट वो कहते हैं डायमेंशनलेस मल्टीपल ऑफ द रेटिंग लाइफ निकालते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ एल डी ओवर एल आर। तो अगर मैं X10 की बात करूँ यहाँ कोरस्पॉन्डिंगली L10 की बात करूँ तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा? एल डी ओवर एल आर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डायमेंशनलेस मल्टीपल ऑफ द रेटिंग लाइफ। अच्छा, अब ये देखें न्यूमेरिकल देखते हैं। वो कहते हैं कंसीडर एसकेएफ जो है एक कंपनी है जो बेरिंग्स मैन्युफैक्चर करती है, विच रेट्स इट्स बेरिंग फॉर 1 मिलियन रेवोल्यूशन। उन्होंने अपने बेरिंग की रेटिंग लाइफ कितनी बताई है? 1 मिलियन, 10⁻⁶ या 1 मिलियन रेवोल्यूशन। कहते हैं इफ़ यू डिज़ायर अ लाइफ, आपने कितनी लाइफ रिक्वायर्ड है? 5000 आर आपको रिक्वायर्ड है। कितनी रेवोल्यूशन के ऊपर? 1725 रेवोल्यूशंस पर मिनट के ऊपर। विद द लोड आप कितना अप्लाई करना चाह रहे हो? 400। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डिज़ायर्ड लाइफ कितनी आ जाएगी? एल डिज़ायर्ड 5000 आर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिज़ायर्ड कितनी आ गई? 1725 रेवोल्यूशंस पर मिनट। डिज़ायर्ड लोड कितना आ गया मेरे पास? एफ डी 400 पाउंड फोर्स आ गया। रिलायबिलिटी हमें कितनी है? 90% है। वो कहते हैं कि हम मुझे बताएं कैटलॉग लोड रेटिंग हमारे पास उस एसकेएफ की क्या होगी? एसकेएफ कैटलॉग के अंदर आप कितनी कैटलॉग रेटिंग या फिर कितना C10 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? अब देखिए हमारे पास ये सिंपल फार्मूला था, ये भी हमने जो फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे देखिए मुझे एफ डी की वैल्यू बताएं क्या थी? डिज़ायर्ड लोड हमें कितना है? 400, ठीक है। और डिज़ायर्ड हमारे पास आर कितने हैं? 5000। रेवोल्यूशंस कितनी है? 25। अच्छा, उसके बाद मुझे पास एल आर की नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो उस कंपनी ने रेट की हुई है वो कितनी है हमारे पास? ये लाइफ मेरे पास कितनी गिवन है? कंपनी ने कितनी रेट की हुई है? टोटल लाइफ। अब ये देखें ये हमारे पास आवर्स में था, अब रेवोल्यूशन में पुट कर दें तो 10⁻⁶ आ जाएगा मेरे पास। अब टाइप ऑफ बेरिंग हमारे पास क्या है? दैट इज द बॉल बेरिंग। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मेंशन नहीं कहता, लेट्स से अब क्योंकि हम बॉल बेरिंग की बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बॉल बेरिंग है, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। तो यहाँ से आपके पास देखो कितनी रेटिंग आती है? 14.3 का लोड। अगर आप उस कैटलॉग में से 14.3 किलो न्यूटन या 3 to 1 पाउंड फोर्स वाला बेरिंग सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ को सूट करेगा। क्या हमने कंक्लूड किया कि एसकेएफ कैटलॉग में अगर हम इतने किलो न्यूटन लोड वाला बेरिंग C10 बेरिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो उसकी कोरस्पॉन्डिंगली वो हमारी ये जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जस्टिफाई करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ द रिलायबिलिटी वर्सेस लाइफ। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इफ़ द लाइफ इज मेजर्ड एक्सप्रेस्ड इन अ डायमेंशनलेस फॉर्म L/L10, तो जो हमारे पास रिलायबिलिटी आती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारे पास x इज द लाइफ मेजर्स फ्रॉम द डायमेंशनलेस वेरिएबल। x नोट जो है वो मिनिमम उसकी लाइफ है, थीटा और b जो है वो उसके शेप पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट हैं जो कि वो डिफाइन करेगा। तो हम इस फार्मूला से रिलायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास आता है दिस इज अ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये फार्मूला जो है वो फाइंड आउट किया है। सो वो कहते हैं क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 - r, तो 1 - एक्सपोनेंट, ये हमने रिलायबिलिटी का फार्मूला आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब नेक्स्ट हम इसी को आगे फर्दर मूव करते हैं टूवर्ड्स द रेटिंग लोड लाइफ एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, अब इस ग्राफ में देखें मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? डायमेंशनलेस कंपोनेंट है लाइफ का, उसका लोड है। वाई एक्सिस के ऊपर देखें हमारे पास क्या है? लोड एफ हमने अप्लाई किया है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है?
रेटिंग लोड को हमने लोड को रिलेट करना है लाइफ के साथ और रिलायबिलिटी के साथ। अब इस ग्राफ में देखें हमें क्या कहता है कि अगर हमने रिलायबिलिटी, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसके ऊपर रिलायबिलिटी कांस्टेंट है, दिस इज द रेटेड लाइन, और इस रेटेड लोड के कोरस्पॉन्डिंगली ये लाइन है, और इस लाइन के ऊपर रिलायबिलिटी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अब ये ग्राफ क्या शो करता है कि अगर हमने रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी है, लेट्स से मुझे रिलायबिलिटी यहाँ पे 0.90 है, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज करके मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगी तो मेरे पास रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी व्हाट वी हैव टू डू, मुझे रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी, यहाँ तो ये देखें डाउनवर्ड मूव करें तो डाउनवर्ड मूव करने से फोर्स भी डिक्रीज करेगी, कोरस्पॉन्डिंगली डाउनवर्ड मूव करने के साथ साथ हम जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इंक्रीज करने के लिए रिलायबिलिटी, तो मेरे पास उसकी कोरस्पॉन्डिंगली लाइफ जो है वो भी डिक्रीज करेगी। सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी वी हैव टू डिक्रीज द फोर्स को भी decrease the load as well as reduce life और both, ये दोनों जो है इनमें से करने पड़ेंगे। और ये कब होगा, जब हम correspondingly इस रेटेड लाइन को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। अब लेट्स से आपके पास एक यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने दिस इज द पॉइंट, ये हमारे पास रेटेड लाइन है, आपकी ये डी जो है दिस इज द डिजायर्ड स्पीड। सो आप किस तरह इस डिजायर्ड डी के ऊपर प्रॉपर्टीज जो हैं वो लोड और रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम हाउ टू मूव फ्रॉम पॉइंट डी दैट आर द डिजायर्ड टू द रिक्वायर्ड पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए जो है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द कैटलॉग डाटा, that is corresponding to catalog data, and we want to find out that what would be the load rating, हमें load rating कितनी होगी, need to be 90% reliable, कि हमारा बेरिंग जो है वो 90% रिलायबल हो एंड स्टैंडर्ड लाइफ, सो दैट इफ वी अप्लाई द डिजायर्ड फोर्स वी विल गेट द डिजायर्ड लोड एंड द रिलायबिलिटी। तो अब देखो हम किस तरह मूव करेंगे। मेरे पास सबसे पहले ये डी जो है ये डिजायर्ड है, हमने किस पॉइंट तक हमने इसको रिलेट करना है इस कैटलॉग के साथ, तो हम डी से किस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉइंट बी। जब हम पॉइंट बी के ऊपर आ जाएंगे तो पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस रेटेड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर। इस पॉइंट ए के इंटरसेक्शन से जो मेरे पास यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन की कोरस्पॉन्डिंगली द वैल्यू ऑफ लोड आएगी, दिस इज द कैटलॉग लोड रेटिंग। और इसके कोरस्पॉन्डिंगली मेरे पास जो लोड होगा दैट इज द एफ डी, और जो लाइफ होगी दैट इज एक्स टी, और इस कैटलॉग के लोड के कोरस्पॉन्डिंगली जो मेरे पास लाइफ आएगी दैट विल बी द एक्स टेन। इट मीन्स अगर आपको एक इंडस्ट्री या आपको एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बता देते हैं और आपने उस डिजायर्ड प्रॉपर्टी से कैटलॉग से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इस ग्राफ के थ्रू जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं कि द कैटलॉग इंफॉर्मेशन इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट ए whose coordinate log of f c10 and x10, the design position is point D, so the designer must move from point D to point A by the point B as follows। तो मेरे पास यहाँ पे देखें जब हम वही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं पॉइंट बी और पॉइंट डी के कोरस्पॉन्डिंगली, तो मेरे पास एफ बी की वैल्यू यहाँ से ये जो कैटलॉग लोड रेटिंग है एफ बी किसके कोरस्पॉन्डिंग था C10 के, तो उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है। सो रिलायबिलिटी हमारे पास ये आ जाएगी बाय द वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हैं एक्स बी के लिए, तो मेरे पास C10 कैटलॉग लोड रेटिंग जो आती जाती है वो मेरे पास इस फार्मूला के थ्रू आ जाती है। अब इस फार्मूला में देखें एफ डी जो है हमारे पास डिजायर्ड लोड है, एक्स डी डिजायर्ड लाइफ है, आर डी डिजायर्ड रिलायबिलिटी है, ई एफ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। ई एफ क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन फैक्टर है। अब बेसिकली एप्लीकेशन फैक्टर जो है इट इज सिमिलर टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जिस तरह हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के डिजाइन में बात करते हैं तो बेरिंग्स में हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज द एप्लीकेशन फैक्टर। अब ये हमें क्या बताता है, जब हमें स्मूथ प्रिसीजन या फिर हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है तो हम एप्लीकेशन फैक्टर जो है ए एफ को कम से कम रखते हैं। जब हमारी प्रिसीजन हाई रिक्वायर्ड नहीं होती तो ए एफ की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। सो कहते हैं टू इंक्रीज द डिजाइन लोड टू टेक इनटू अकाउंट ओवरलोड, डायनामिक लोडिंग एंड द अनसर्टेनिटी। अभी मैं बताया जितनी ज़्यादा प्रिसीजन उतना कम वैल्यू, जितनी
कम प्रिसीजन उतनी हमारे पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाएगी. सो हमारे पास अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ये वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे पास फाइनल जो है C10 का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये आ जाता है फॉर रिलायबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%. So this equation may be used to convert from a design situation with the desired load life reliability to a catalog load rating based on the rating life at 90% reliability. Problem देखते हैं. वो कहते हैं the design load on a ball bearing is 413 pound force है, application factor 1.2 है, the speed of the shaft is 300 revolution per minute. अच्छा, यहाँ पे हम डाटा मेंशन करते हैं. हमारे पास डिज़ाइन लोड कितने हैं, FD that is 413 pound force. F की वैल्यू कितनी है 1.2. स्पीड ऑफ द शेफ्ट, इट मीन्स मेरे पास ND नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट. लाइफ टू बी 30 किलो आवर विद अ रिलायबिलिटी ऑफ 99%. तो मेरे पास डिजायर्ड रिलायबिलिटी कितनी है 99% और डिजायर्ड लाइफ मेरे पास कितनी है 30 kh. वट इज़ द C10 कैटालॉग. आपने बताना है कि इस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आप कौन सा बेरिंग सिलेक्ट करोगे जो कि इसके ऊपर या फिर इंक्रीज करे व्हेन सर्चिंग फॉर अ D ग्रुप बॉल बेरिंग इन अ मैन्युफैक्चरर्स कैटालॉग. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी और C10 कॉरस्पॉन्डिंगली 10⁻6 रेवोल्यूशन. और वेबल पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसने ये डिफाइन करती हैं. अच्छा, आपके पास ये देखिए ये फॉर्मूला C10 का. हमें क्या चाहिए, AF चाहिए, FT चाहिए, X नोट चाहिए, XD भी है हमारे पास, RD भी है, B की वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, AF भी है हमारे पास. अब सबसे पहले हम XD फाइंड आउट कर लेते हैं. XD हमारे पास किसके इक्वल है, डिजायर्ड लाइफ ओवर जो हमारे पास रेटेड लाइफ है. तो डिजायर्ड लाइफ मेरे पास किसकी इक्वल है 60. डिजायर्ड नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 30 किलो आवर 1000 और ये हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी आ जाएंगी 3. रेटेड लाइफ कितनी है 10⁻6. तो XD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50. इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट किया. इट मीन्स जब हमने 413 पाउंड फोर्स अप्लाई करनी है तो कोरस्पॉन्डिंग टू कैटालॉग हमें कौन सा बेरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके 6696 पाउंड फोर्स जो है कोरस्पॉन्डिंगली 413 पाउंड फोर्स जो है वो हम बेरिंग सेलेक्ट करेंगे. सो हमारे पास वो कहता है कि अगर रिलायबिलिटी इक्वल टू 90% हो तो डेट डिमोन्स्ट्रेट इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द बिलो मेंशन इक्वेशन में. तो यहाँ पे देखो जब रिलायबिलिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी तो मेरे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स रिमूव हो जाएंगे. रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा सिंपली FD LD और LR. So this is the variable parameter usually provided in the manufacturer's catalog. So this is all about the rolling contact bearing. In the next class we will discuss the rolling plain bearing और उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे.